तो हम बात करेंगे एंटीनेटल केयर की। उससे पहले बात करते हैं रूटीन इन्वेस्टिगेशन की प्रेगनेंसी के दौरान। तो एक बात तो ध्यान रखो कि थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो जीबीएस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस एगैलेक्टियाई, उसको देखते हैं वजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू। तो थर्ड ट्राइमेस्टर का तो सिंपल सा है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या क्या चेक करते हैं? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यूएसजी स्कैन करते हैं। अब यूएसजी तो फर्स्ट में भी करते हैं, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्यों करते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमको जानना होता है कि प्लेसेंटा की लोकेशन क्या है, और एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल को हम देखते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को मापने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। वहीं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो यूएसजी करते हैं, वो हम देखने के लिए करते हैं कि कोई ग्रोस फीटल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। अगर है तो उसे टर्मिनेट किया जाए प्रेगनेंसी को। और ये देखते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है, नंबर ऑफ फीटसेस देखे जाते हैं। सीरोलॉजी की जाती है हेपेटाइटिस बी और एचआईवी के लिए। बैक्टीरिया के लिए जानने के लिए डिप्सिक टेस्ट करते हैं। इसके अलावा वीडीआरएल टेस्ट करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, हीमाटोक्रीट चेक करते हैं। तो ये सब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती है घटती है? ना बढ़ती है ना घटती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट अनअफेक्टेड होती है प्रेगनेंसी के अंदर। हार्ट रेट बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है? 10 बीट्स पर मिनट, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। अब हमें ध्यान रखना है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो हाइपर वोलेमिक स्टेट होती है, एक हाइपर वोलेमिक स्टेट होती है, और इसके अंदर S3 साउंड सुना जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी है तो ये जो डायफ्राम होता है ये एलिवेट हो जाता है। हार्ट जो होता है वो थोड़ा लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हो जाता है, इसीलिए जो एपिकल इम्पल्स होती है वो भी लेटरली शिफ्ट हो जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान एक मेमोरी मरमर सुनाई दिया जाता है। ये एक कंटिन्यूस हिसिंग मरमर होता है जो कि ट्राइकस्पिड एरिया में सुनाई देता है। इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो थ्रू इंटरनल मेमोरी वेसल, इसीलिए हमें इसे नाम क्या दिया? मेमोरी मरमर। प्रेगनेंसी जो होती है वो हाइपरवोलेमिक स्टेट होती है, जिसके कारण हमें S3 हर्ट साउंड सुनाई देता है और मेमोरी मरमर सुनाई देता है। प्रेगनेंसी जो होती है वो एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट भी होती है। मतलब क्या कि जितने भी कोगुलेटिंग फैक्टर होते हैं वो सब इसके अंदर बढ़ जाते हैं, दो को छोड़ के, 11 को और 13 को। क्लोटिंग फैक्टर 11 और क्लोटिंग फैक्टर 13 जो है वो नहीं बढ़ते हैं, बाकी जितने भी क्लोटिंग फैक्टर है वो सब बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी क्या होती है? एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट होती है। जो एंटी कोगुलेंट्स होते हैं, प्रोटीन सी हो गया, प्रोटीन एस हो गया, या फिर एंटी थ्रोम्बिन हो गया, एंटी कोगुलेंट, इन सब की मात्रा प्रेगनेंसी के दौरान कम हो जाती है। फाइब्रिनोजन की बात करें तो ये 50% तक बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी घट जाती है ड्यू टू रिलेटिव हीमोडाइल्यूशन, रिलेटिवली हाइयर इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन आरबीसी मास, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए एक नेगलर्स रूल होता है, ये देख लेना, ये रट लेना कि जो भी फर्स्ट डे है ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसके अंदर 1 साल जोड़ो, 3 महीने घटाओ और 7 दिन जोड़ो तो ईडीडी आ जाता है। अगर मान लो किसी को इरेगुलर मेंसेस है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम क्राउन टू रंप लेंथ देखते हैं, उससे जेस्टेशनल एज एस्टिमेट करते हैं और उससे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी एक्सपेक्ट करते हैं, निकालते हैं। इतनी बात समझ में आती है? देखो, जो फीटल न्यूकल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट होता है या फिर जो क्राउन रंप लेंथ ये जो निकालते हैं, ये भी हम कब करते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं यूएसजी के थ्रू। अब देखो, फीटल एनुप्लोइडीज की बात करते हैं तो पटाउ सिंड्रोम होता है। पटाने की उम्र 13 होती है क्या? पता नहीं। डाउन सिंड्रोम 21 होता है। एडवर्ड, इसके लिए एक निमोनिक था जो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अल्ट्रासाउंड न्यूकल स्कैन करते हैं, या न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन भी कह सकते हैं इसको।
इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं। इसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारे पास ट्रिपल टेस्ट होता है, क्वाड्रपल टेस्ट होता है। तो ट्रिपल टेस्ट के क्या कंपोनेंट हो सकते हैं और क्वाड्रपल टेस्ट के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं? तो देखो, जिस चीज़ को हमने इनहिबिट कर रखा था ना, वो क्वाड्रपल टेस्ट के अंदर इनहिबिन ए की फॉर्म में अवतरित होता है। बस यही अंतर होता है ट्रिपल टेस्ट में और क्वाड्रपल टेस्ट में। बाकी तीन फैक्टर सेम होते हैं, जैसे कि AFP हो गया, अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा HCG हो गया और एस्ट्रियोल हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पटाउ सिंड्रोम की, एडवर्ड सिंड्रोम की और डाउन सिंड्रोम की, कि किसके अंदर क्या बढ़ता है क्या घटता है। तो हमें याद रखना है कि पटाउ सिंड्रोम के अंदर जब क्वाड्रुपल टेस्ट करते हैं हम, तो ये सब के सब नॉर्मल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात की जाए तो बीटा HCG और इसके पप्पा ए जो है वो डिक्रीज होते हैं, और USG के अंदर न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी भी बड़ी होती है, जो इंडिकेट करता है कि हाँ दिक्कत तो है। ट्राइसोमी 18 की बात करते हैं, तो हमें याद रखना है कि ट्राइसोमी 18 के अंदर जो इनहिबिन है वो अनचेंज्ड रहता है, बाकी सारे कंपोनेंट डिक्रीज हो जाते हैं, डाउन सिंड्रोम की बात करें तो इसके अंदर जो बीटा HCG है, ये इस तरीके से रखो, AB, इनहिबिन A और बीटा HCG दोनों बढ़ जाते हैं जो शुरुआत में आते हैं लेटर्स, और ये जो है बच्चे ये घटे रह जाते हैं, तो ये डाउन सिंड्रोम हो गया। न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी में कब कहेंगे डाउन सिंड्रोम? जब ये 3 मिलीमीटर से ज़्यादा का होगा। गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है क्रोनिक विलायस सैम्पलिंग एंड एमनियोसेंटेसिस। इतना सब पढ़ने के बाद में हम इंडिकेशन की बात कर लेते हैं क्रोनिक विलायस सैम्पलिंग के लिए। तो कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है उसको जांचने के लिए करते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया। कोई इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, जैसे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। या हमें DNA एनालिसिस करनी होती है कोई हीमोग्लोबिनोपैथी जांचने के लिए, जैसे कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो हम इसको करते हैं। अगर मैटरनल सीरम AFP लेवल जो है वो बढ़े हुए देखो पटाऊ के अंदर AFP लेवल जो है वो नॉर्मल है। वहीं बात करें ट्राइसोमी 18 की, तो उसके अंदर AFP लेवल घटे हुए हैं। डाउन सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पे भी AFP घटे हुए हैं। तो अगर AFP बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हो गया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के भी अलग अलग वेरिएंट होते हैं, हो सकता है एनएनकेफली हो, स्पाइना बाइफिडा हो, या फिर एनकेफेलोसील हो। ठीक है, अब 32 वीक का जब बच्चा हो जाता है तब हम फीटल सर्विलेंस करते हैं NST के थ्रू। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये 20 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है फीटल हार्ट रेट की, जिसे हम मापते हैं यूजिंग अ कार्डियोटोकोग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन किसे कहेंगे? अगर नॉर्मल होगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा एटलीस्ट 2 इंक्रीज ऑफ 15 बीट्स पर मिनट लास्टिंग मोर देन 15 सेकेंड। अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन है और वो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है तो वो नॉन रिएक्टिव है। और नॉन रिएक्टिव NST डिमांड करता है किसकी? मैनिंग स्कोरिंग की, या जिसे बायोफिजिकल प्रोफाइल भी कहते हैं। अब देखो डिसेलरेशन की बात कर लेते हैं कार्डियोटोकोग्राफी के अंदर। तो एक होता है अर्ली डेसेलरेशन, एक होता है लेट डेसेलरेशन, और एक होता है वेरिएबल डेसेलरेशन। तो हमें याद करना होगा अर्ली डेसेलरेशन किस में मिलता है? अर्ली मिलता है हेड कंप्रेशन में, लेट होता है वो मिलता है हमें यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी और फीटल हाइपोक्सिया के अंदर, और वेरिएबल मिलता है हमें कोड कंप्रेशन के अंदर। तो ये रटने वाली चीज़ है जो हमें रटना ही होगा। NST जो होता है वो नॉन रिएक्टिव है, तो मैनिंग स्कोरिंग करते हैं, बायोफिजिकल प्रोफाइल भी कहते हैं इसको। इसके लिए निमोनिक है बैटमैन। B से हो गया ब्रीदिंग मूवमेंट, इसको 2 नंबर देते हैं। A से हो गया एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट, इसको 2 नंबर दिया। T से हो गया टोन क्या है मसल की, तो इसको भी 2 नंबर दिया। M से हो गया मूवमेंट टोर्सो की और लिम्ब की, इसको 2 नंबर दिया। और NST रिजल्ट को भी 2 नंबर देते हैं अगर ये सब सही होता है तो। टोटल 10 हो जाता है, अगर 6 से ज़्यादा है तो ये एक अच्छा स्कोर है। अब देखो कई बार क्या होता है, हमारे पास ये सब असेस करने का टाइम नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हम एक किसी को पकड़ ले जो क्रिटिकल और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जब हम किसी एक को पकड़ लेते हैं, मान लो हमने
एनएसटी को पकड़ लिया और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को पकड़ लिया तो उसी को कहते हैं मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।